हेलो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से होगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। जो बच्चे पढ़ चुके हैं कोई बात नहीं, तो ये यूनिट 1 शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। सिलेबस क्या क्या है ये सबको पता है। पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट है हमारे। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है एक बुक, और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट है, 3 यूनिट में कुल मिला के आपके 8-10 चैप्टर होंगे करीब। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपके 4 यूनिट हैं, और 4 यूनिट में आपके मिला के यहाँ पर भी 8-10 चैप्टर के करीब हैं। ठीक। तो पहले देख लेते हैं कि यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैं एक बार नोट्स शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले दिखा देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं आपको लेक्चर दूंगा, आप बस मेरी बात सुनते रहना। ये इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, यूनिट 1। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने कॉन्सेप्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं काफी सारे, दिख रहा है सभी को? ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 11 कॉन्सेप्ट लिखे हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी पहला कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट नंबर 2, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट नंबर 3, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और उनके बीच में डिफरेंस कॉन्सेप्ट नंबर 4, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट नंबर 5, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्सेप्ट नंबर 6, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7, marginal opportunity cost and marginal rate of transformation concept number 8, characteristics or properties of ppc concept number 9, and shift in ppc concept number 10, और positive and normative economic concept number 11। तो ये मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में सारे चैप्टरों को ऐसे ही बांटा हुआ है अपने। ठीक है। आपके बुक्स में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नाम के होते हैं टॉपिक्स, उस तरीके से वो बटे होते हैं, तो मैंने इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमें ये सारे 11 कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें ना थोड़ी नंबरिंग की गलती हो गई है। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद ना 4 आ गया है, तो ये 4 की जगह 3 होगा। तो जब आप लोग नोट्स बनाओगे तो इसको करेक्शन कर लेना, या मैं हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा आपको, हाथ से लिखे हुए नोट्स। यही चीजें जो हमने टाइप करा रखी हैं, ये पहले हाथ से लिखा जाता है, तो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, या आप लोग अपने हाथ से बनाओगे तो यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग चेंज कर लेना। ये 2 के बाद 3 होगा, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे ये 4 के बाद 5 हो गया होगा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। ये तो हो गया हमें पढ़ना क्या क्या है, ये देख लिया हमने। ठीक है। अभी नोट्स बाद में आएंगे, पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करें बच्चों, तो पहले तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन बाद में आएगा, अराइज होगा इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ, पहले वो जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ, तो दो वर्ड्स हैं हमारे, दो ग्रीक वर्ड्स हैं हमारे। एक है OIKOUS, ओइकोस, और एक है NAMEIN, नेमिन। ओइकोस और नेमिन दो अलग अलग शब्द हैं। ओइकोस का मतलब है हाउस, और नेमिन का मतलब है मैनेज। मतलब यहाँ पे ये बताया है कि अगर आपका घर है, आपका हाउस है, आप अपने हाउस को कैसे मैनेज करोगे अपने लिमिटेड फंड से, क्योंकि जो फंड्स होते हैं हमारे पास, पैसा जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो जब हमारे पास फंड्स लिमिटेड हैं, तो हम उस लिमिटेड फंड से अपने हाउस, अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे। जैसे आपके घर चलता होगा, सैलरी आती होगी मंथ में, उस सैलरी में से आपका अगर रेंट पे हो तो रेंट पे होता होगा, आपकी एजुकेशन पे जो खर्चा है वो पे होता होगा, और भी बहुत सारे खर्चे आपके घर में होते होंगे, बजट बनता होगा एक पूरा। तो उस फंड से आप अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते होंगे। सेम बात यहाँ पे बताई गई है उन दो शब्दों में, OIKOUS, ओइकोस इसका मतलब है हाउस, और नेमिन इसका मतलब है मैनेज। ये जनरल नॉलेज के लिए, ऐसा कुछ है नहीं कि एग्जाम में आता है, फिर भी ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ये आपके दो वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड। एडम स्मिथ 1776, एडम स्मिथ की बुक में 1776 तब से ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का आया। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में जो है हम उतना जानते हैं पहले। ठीक। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, वो था मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। सारे हैं यहाँ पे, बार बार लेफ्ट हो रहा है कोई बीच बीच में से। ठीक है। सबसे पहला वर्ड है हमारा इकोनॉमी। अच्छा, दो अलग अलग शब्द हैं, इनको समझने की जरूरत है। इकोनॉमी ECONOMY, इकोनॉमिक्स ECONOMICS। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। दोनों अलग अलग बातें हैं, कई बार ना कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ रहे हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12th में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं। और इकोनॉमी का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था। तो हमें इंडिया में रहते हैं तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होती है हम उसको समझेंगे। इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चों, कोई भी एक सिस्टम होता है जहां पर आप रहते हैं और आप अपनी जीविका चलाते हैं। जीविका का मतलब है लिविंग को अर्न करते हैं आप। और लिविंग अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं, आप मुझसे कोचिंग क्लासेस लेते हैं और बदले में मुझे फीस देते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। अगर आपके घर में कोई आपका बड़ा भाई बहन वो आपको पढ़ा दे बिठा के और वो आपसे कोई फीस चार्ज ना करे, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो पहली बात तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो अलग ही कर दो, उसका इकोनॉमी से कोई लेने देना नहीं है। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क। मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज, जो लोगों को, वहां के पीपल को रिसोर्सेस प्रोवाइड कराता है एंड अर्न अ लिविंग, और वो उससे अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। मतलब इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको और हमें रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है और हम उन रिसोर्सेज की मदद से अपनी लिविंग अर्न करते हैं, मतलब अपनी जीविका चलाते हैं। अब बात ये उठती है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। तो वो होती तो बच्चों 5 हैं। स्टैटिक्स वाली बुक जब पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें 5 बताऊंगा। अभी फिलहाल आप 3 समझो। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो इसका मतलब देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 3 कौन कौन सी? पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अभी के लिए इतना ही, बाकी प्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। आप इनपुट को आउटपुट में बदल दो, उसे प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास लेदर है, रॉ लेदर। लेदर से आपने शूज बना दिए, लेदर से आपने बैग बना दिया, लेदर से आपने जैकेट बना ली, तो ये प्रोडक्शन हो गया। अब जूते बन गए, बैग बन गया, जैकेट बन गई, इसका क्या होगा? इसको लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको लोग यूज करेंगे। क्यों? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वो होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। गुड्स और सर्विसेज को जो यूज करते हैं उसे कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मेरी सर्विस को एंजॉय कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये सर्विस एंजॉय हो रही है, ये भी कंजम्पशन है सर्विस का। ठीक, तो कंजम्पशन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस को यूज करना। फिर एक होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। इकोनॉमी में जितना कैपिटल स्टॉक है हमारे पास, कैपिटल एसेट से अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाए तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये भी आपका इकोनॉमी का ही पार्ट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जैसे कि अगर हमारी कंट्री में मान लो दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली में आप काउंट करो, आपको सर टोटल 300 फ्लाईओवर हैं। इस साल 50 और नए बन गए, तो 350 फ्लाईओवर हो गए। तो 50 जो एक्स्ट्रा हुए उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वो कैपिटल स्टॉक का इंक्रीमेंट होता है। कैपिटल स्टॉक क्या होते हैं सर? वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीजें। तो कैपिटल स्टॉक में जब भी वृद्धि होती है उसे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इकोनॉमी समझ आ गया। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है और वो अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। मतलब सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मेरे नोट्स में जो अभी मैंने आपको शेयर करा था उसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नाम लिखे हुए। मैं हैंड रिटन वाले दे दूंगा, हैंड रिटन में वो मीनिंग भी मिल जाएंगे आपको लिखे हुए, बट मैंने वैसे बता दिया, आपको याद भी हो गया होगा। प्रोडक्शन मींस आप खुद भी लिख लेना, वहां साइड में जगह होगी। प्रोडक्शन मींस कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। कंजम्पशन मींस यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। एंड इन्वेस्टमेंट मीन इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक में जो बढ़ोतरी, जो इंक्रीज होता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही खत्म। उसके बाद जो अभी मैंने नोट शेयर करा था, मैं बार बार शेयर नहीं करूंगा, टाइम लगेगा। उसके बाद जो पहला कॉन्सेप्ट जैसे ही खत्म होगा, नीचे एक बॉक्स बना मिलेगा आपको। उस बॉक्स में लिखा होगा व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? अब ये सवाल मेरा आपसे है, आप लोग बताओ मुझे। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ। जो पढ़ चुके हैं वो मत बताना, जो नए हैं वो बताओ तो ज्यादा अच्छी बात है। जिनको तो पता होगा अच्छी बात है। व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रीजन चाहिए ना हमें। ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं बस कि हमें मिल गया सिलेबस में तो हमने पढ़ लिया, नंबर आ गए, पास हो गए, जॉब लग गई, अपना काम करने लगे। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? अभी अभी मैंने आपके दिमाग में एक बात सेट कर दी थी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपए का एक नोट है, 10 रुपीज आपके हाथ में है। इस 10 रुपए से आप एक पेन परचेज कर सकते हो। ये पेन खरीद लो, 10 रुपए का जो भी आता होगा पेन आपका। या तो आप एक नोटबुक खरीद सकते हो,
10 रुपए की कोई नोटबुक आती हो, या आप उससे चॉकलेट खरीद के खा सकते हो, या वो 10 रुपए आप डोनेट कर दो मंदिर में, आपका मन कर रहा है किसी चैरिटेबल वहां पे आपका धार्मिक उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहां भी, आप उसे डोनेट कर दो या किसी गरीब को। तो कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या आप सारे काम कर सकते हो 10 रुपए से? अगर पैसा बहुत होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, एक पेन भी खरीद लेते 10 रुपए का, एक नोटबुक भी खरीद लेते, हम चॉकलेट भी खा लेते, दान भी कर देते तीनों जगह पे, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में 10-10 रुपए, अगर पैसा मेरे पास ज्यादा होता तो। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि है एक ही नोट 10 का और उसी में करना है सब कुछ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। किसी एक काम को करोगे, बाकी सबको सैक्रिफाइस कर दोगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं, जो फंड्स हैं वो सीमित हैं, और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। उनको कैसे पूरा करें? तो प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है इकोनॉमी में कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और लोगों की वांट्स हैं अनलिमिटेड। अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाया जाता है जो हमें ये बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें, जिससे कि हम उसको थोड़ा सा मिनिमाइज, पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का अगर रीजन देखें, तो द मेन रीजन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड इन अ सिंगल वर्ड। अगर एक शब्द में बोलें तो वो है स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स का शब्द है, ये टेक्निकल वर्ड है स्कार्सिटी। आसान भाषा में लैक ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता हिंदी में, जिसको कहते हैं कमी हो जाना किसी चीज की। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो इन रिलेशन टू डिमांड, डिमांड जितनी है उनकी उतनी सप्लाई नहीं है। अब सर डिमांड सप्लाई क्या होता है, ये डिमांड सप्लाई चैप्टर आगे आएगा, फिलहाल आप इतना समझो जितने लोग चाहते हैं कि ये रिसोर्सेज हमारे पास हों, हमें मिलें, उतना हम उनको अवेलेबल नहीं करा पा रहे, तो उसको लैक ऑफ रिसोर्सेज होना कहते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोरोना पेंडेमिक है, कोरोना वायरस इसकी बढ़ती जा रही है, मतलब जो मरीजों की संख्या है। अब जब ये बढ़ती जाएगी तो बेड्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या सरकार के पास ज्यादा बेड्स अवेलेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो लिमिटेड है। और जब ये बढ़ते चले जाएंगे तो डिमांड सप्लाई मैच नहीं हो पाएगी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सेम इकोनॉमी में होता है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम अपनी वांट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम स्कार्सिटी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका यही है, मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। वो टेक्निकल मीनिंग वहां लिखा हुआ है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई लिमिटेड है डिमांड के रिलेशन में, सप्लाई लिमिटेड है डिमांड के रिलेशन में, उसको स्कार्सिटी कहते हैं। मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, तो फिर वो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वहां पे दिक्कत बहुत बड़ी क्रिएट होती है, जो भी हम आगे अगले कॉन्सेप्ट में आएगा, वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। स्कार्सिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। ध्यान से सुनना, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस। मतलब वो कह रहे हैं कि आप अपनी असीमित आवश्यकताओं को अपने सीमित संसाधनों से कैसे पूरा करोगे, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करोगे। और दिक्कत यही नहीं है कि लिमिटेड है रिसोर्सेज, उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि वो अल्टरनेट यूजेस हैं। अल्टरनेट यूज का मतलब कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज, आप उसको दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 10 रुपए का एग्जांपल दिया, उसके बहुत सारे यूज हैं, आप उससे पेन खरीद लो, पेंसिल खरीद लो, चॉकलेट खरीद लो, दान कर दो, कई सारे यूज हैं उसके, तो कहीं भी इस्तेमाल। जैसे एक लैंड है, खाली जमीन है, जमीन पे हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, पार्क बना लो, रहने के लिए घर बना लो, कई सारे ऑप्शन है, मल्टीपल यूजेस हैं। तो वो कह रहे हैं कि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज और जिनके अल्टरनेट यूज हैं उनसे कैसे पूरा करें, उसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा गया है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब आपके सामने समस्या आ जाएगी चयन करने की, हम क्या चीज सेलेक्ट करें, तो उसी को यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बेसिक तरीके से समझो, डेली लाइफ से रिलेटेड है आपके बिल्कुल सारी चीजें इकोनॉमिक्स में। अभी अभी दिवाली गई है, आपको शॉपिंग के लिए पैसे भी मिलते होंगे, हो सकता है इस बार ना मिले हों, लेकिन मिलते होंगे, तो आप शॉपिंग करते होंगे तो आपके पास वो पैसे लिमिटेड होते होंगे। अब जब मार्केट जाते हो तो मार्केट में बहुत सारी चीजें पसंद आ जाती हैं, हम ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, सब ले लें, लेकिन सब लेने के लिए पैसा भी तो ज्यादा चाहिए ना, उतना तो दिया नहीं घर वालों ने। तो फिर आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, फिर हमें चॉइस करना पड़ता है, अरे यार अब इसमें से ये लें या ये लें, ये लें या ये लें, तो फिर वहां पे दिक्कत आती है। वो कैसे होता है बताऊंगा मैं आगे, कि कैसे डिसाइड करा जाता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना।
तो 3 कारण होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के रीजन क्या है, तो आप 3 कारण बता दोगे। एक तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेट यूजेस। ठीक, तो 3 कारण है, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेट यूजेस और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और जो ह्यूमन वांट्स है वो आपकी अनलिमिटेड है। क्लियर है यहां तक? अब इन 3 कारणों को आप बड़े अच्छे से समझ लो। पहले यहां तक क्लियर है इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी है 3, उसके बाद स्कार्सिटी का क्या मीनिंग है, और फिर अब हम आ गए इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आ सकता है। ठीक, इसको करते हैं हम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 कारण समझाने जा रहा हूं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग तो मैंने समझा दिया, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ये तो मीनिंग हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अब वो 3 कारण है जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। एक है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और एक है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बदल दे रहा हूं, पहले वो दोनों समझा दे रहा हूं, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, बीच वाला बाद में देखते। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन रीजन है वो यही है कि जो रिसोर्सेज है वो कम है हमारे पास। अगर बच्चों रिसोर्सेज स्केयर ना हो ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इकोनॉमिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। रिसोर्सेज अगर स्केयर्स ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपके पास खूब पैसा है, आप जो मर्जी खरीदो। लेकिन जो फंड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, और कम रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते। यही दिक्कत हमारे सामने क्रिएट होती है। ठीक है, तो रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होने की वजह से आप मनचाहा काम नहीं कर सकते। और दूसरा, रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। जैसे मैंने लैंड का एग्जांपल दिया, एक लैंड है, आप उस पर 4 काम कर सकते हो, क्या चारों काम हो जाएंगे एक ही लैंड पे? नहीं हो पाएंगे, कोई एक काम होगा और बाकी 3 को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जो रिसोर्सेज हैं वो अल्टरनेट यूज होते हैं उनके, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेट यूज होते हैं। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। अभी जब कंडीशन बिगड़ती जाती है पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना वायरस की सिचुएशन में, तो पेंडेमिक बिगड़ने पे जब हॉस्पिटलों में जगह नहीं होती है, तो फिर वो आपके स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया था उन्होंने, फिर आइसोलेशन वार्ड बना दिया था रेलवे के कोचेस को। तो बताओ रेलवे किस लिए होता है बच्चों? वो तो ट्रेवल करने के लिए होता है, वो इलाज करने के लिए थोड़ी होता है। स्कूल पढ़ाई लिखाई के लिए होता है, वो इलाज करने के लिए नहीं होता। लेकिन क्या करें, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें अल्टरनेट यूज तलाशना पड़ता है। फिर हमें समझ आता है कि अरे स्कूलों में पढ़ाई तो नहीं हो रही है, अभी एक काम करते हैं, इसमें इलाज करवा देते हैं। ट्रेन चल तो नहीं रही है, इसको आइसोलेशन वार्ड बना देते हैं। तो वो अल्टरनेट यूज में तब्दील हो जाता है। समझ गए? तो रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज हैं, और दूसरा लिमिटेड है, कम है, ऊपर से यूज भी अल्टरनेट है, आप एक से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 2 बेसिक कारण है, 2 बेसिक रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमी में अराइज होने के। जो तीसरा वाला है वो है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। पहली बात तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि मरते दम तक आपकी जो इच्छा और जो आवश्यकता है वो आपको घेरे रखती है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक वांट खत्म होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी वांट आ जाएगी, तीसरी खत्म होगी, चौथी वांट आ जाएगी। आपकी वांट कभी खत्म, आज बचपन में छोटे थे तो आपको खिलौने चाहिए थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर आपने साइकिल मांगनी शुरू कर दी, और बड़े हो जाओगे स्कूटी, बाइक, गाड़ी, क्या क्या मांगोगे पता नहीं। ठीक है, तो आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड नेचर की है। एक वांट आपकी खत्म होगी, दूसरी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी, तीसरी खत्म होगी, चौथी वांट आपकी आती चली जाएगी। तो जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड नेचर की है। तो सर फिर क्या करें हम? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे सामने, फिर हम कैसे सिलेक्शन करेंगे? हाँ, ह्यूमन वांट है तो अनलिमिटेड, लेकिन सभी वांट की इंपॉर्टेंस एक जैसी नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात होती है। वांट्स की एक खासियत है कि जितनी भी वांट्स होती हैं हमारी, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी नहीं समझ आ रहा तो उनको इंपॉर्टेंस कह लो, उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस होने लगी ना, तब तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तब तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं 3 अलग अलग वांट है मेरे पास, 3 सामने मेरी इच्छाएं रखी हुई है, मुझे 3 में से एक सिलेक्ट करनी है, और तीनों मेरे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं मेरी लाइफ में। तो मैं कैसे सिलेक्शन करूंगा? बताओ, क्या पॉसिबल है सिलेक्शन कर पाना? यस और नो? अगर तीनों इक्वल नो इंपॉर्टेंस की सर। हैं, नहीं हो पाएगा ना। तो हाँ सर। सिलेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस है। आप कहोगे यार ये भी बराबर इंपॉर्टेंस है, इसकी भी बराबर इंपॉर्टेंस है, इसकी भी बराबर इंपॉर्टेंस है, अब सिलेक्शन कैसे करें? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंस होती है वांट्स की, वो अलग अलग होती है, और जब इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है तो जो ज्यादा अर्जेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले उसको पूरा करते हैं, और जो कम अर्जेंट और कम इंपॉर्टेंट होता है उसको बाद में पूरा करते हैं। ये एक रेशनल कंज्यूमर, मैं रेशनल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ बेवकूफ कंज्यूमर भी होते हैं, वो अनइंपॉर्टेंट को पहले पूरा कर लेते हैं। अब मान लो आपके घर में बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करना पहले जरूरी है, या आप 32 इंच का टीवी लगवाओ अपने घर में और आप 4 व्हीलर खरीद लो पहले? ये ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। यस सर। ठीक है ना?
बच्चों की एजुकेशन। तो इंपॉर्टेंस समझनी पड़ती है हमें कि हमारी अर्जेंट और नीड कौन सी ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब मान लो कोई बीमार है तो उसका इलाज पहले जरूरी है, बाकी सारे काम भले ही छोड़ दो आप, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज कराना जरूरी है, चाहे पैसा कहीं से भी लाना पड़े। तो वो इंपॉर्टेंस समझनी पड़ती है, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा अर्जेंट है, ठीक है। जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, बच्चों को याद होगा पहले भी, कि आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो स्कूल में और आपको 10 रुपए दिए घर वालों ने, और पेन खरीदना था आपको रास्ते में, और चक्कर आ रहे हैं, आपको पानी भी पीना है। अभी पेन खरीदोगे या पानी पियोगे? चक्कर खा के गिर जाओगे अगर पानी नहीं पिया तो। सर पानी। अब फिर एग्जाम कौन लिखेगा? फेल नहीं हो जाओगे वहां जाके? पेपर भी तो लिखना है ना। एग्जाम सेंटर थोड़ा दूर है आपका घर से, यस सर। तो पेन भी खरीदना है, पेन लेना है, क्योंकि पेपर कैसे लिखोगे, मान लो वहां कोई देगा नहीं पेन आपको, दुश्मनी है सबसे, ठीक है, बस। सबसे दुश्मनी कर रखी है। तो फिर वो पानी ज्यादा जरूरी है, आपको पता है अगर गिर गए तो फिर पहुंचोगे कैसे, तो पहले तो पानी का जुगाड़ करोगे, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नीड्स को पहले पूरा करा जाता है, और कम इंपॉर्टेंट और कम नीड्स को बाद में पूरा करा जाता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक अभी मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक समझाया है। यहां तक ही रहने दे, आज पढ़ लेते हैं नोट्स में से पहले। एक बार अभी मैंने लेक्चर तो दे दिया, एक बार मैं दिखा देता हूँ नोट्स में भी क्या क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट। ये आ गया आपके सामने नोट, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। तो नीचे आते हैं कॉन्सेप्ट 1 पे। कॉन्सेप्ट 1 में जो मैंने बताया आपको वही बात लिखी हुई है, देखो आप यहाँ पे, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क। ये मीन्स है ना, जब आप लिखोगे इसको तो मीन्स को सर्कल करके आप इसके साइड में रिसोर्सेज लिख लेना बाद में। रिसोर्सेज कहते हैं, मीन्स का मतलब रिसोर्सेज होता है, ठीक है। रिसोर्सेज टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये बताई थी मैंने आपको। प्रोडक्शन बताया था, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, इसी के आगे लिख लेना साइड में कहीं लिखना। कंजम्पशन मतलब यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, और कैपिटल फॉर्मेशन बताया था, इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। फिर आपका है वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। इसका भी कारण मैंने बता दिया था, द मेन रीजन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड इन अ सिंगल वर्ड कॉल्ड स्कार्सिटी। एक शब्द में, अगर एक लाइन में हम बोले, तो वो स्कार्सिटी की वजह से इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। और स्कार्सिटी क्या है, एक लाइन में मीनिंग नीचे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट 2 में, रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब जितनी डिमांड आ रही है, सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही, तो वो स्कार्सिटी मतलब दुर्लभता या कमी कह लो उसको, रिसोर्सेज की कमी होना कहते हैं, ठीक है। तो उसे रिसोर्सेज की कमी होना कहते हैं, मतलब जितना लोग वो मांग रहे हैं, सामने से डिमांड कर रहे हैं, उतनी सप्लाई हम नहीं कर पा रहे, उनको उतनी सप्लाई हम नहीं कर पा रहे, ठीक। आगे आए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट नंबर चेंज कर लेना है, 3 है 4 नहीं है। 4 में लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये भी मैंने अभी आपको समझा दिया था, देखो वही बात यहाँ लिखी हुई है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनसे अपनी वांट्स को कैसे पूरा करोगे। तो 3 कारण नीचे लिखे हुए, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेट यूजेस होंगे, ठीक है। यहां तक पढ़ लेते हैं एक बार इनको भी हम, जैसे मैंने आपको बताई जो बातें, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं सारी, एक बार रीड कर लेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला आपको दिख रहा है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में पहला बुलेट, पहले बुलेट्स में लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट बुलेट में लिखा हुआ है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। वो कह रहा है कि डिमांड के कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और कोई इकोनॉमी वो सारी चीजों को प्रोडक्शन नहीं कर सकती जो लोग चाहते हैं। इट इज द मोस्ट बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपका ये मोस्ट बेसिक रीजन है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एग्जिस्ट होने का, ठीक है। ये दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये लो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इट इज द मोस्ट बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये आपका मोस्ट बेसिक रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट होने का, ठीक है। यहाँ पे फिर आते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स पे। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स पे को रेज करना पड़ेगा। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में पहला बुलेट आप देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन वांट्स
आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। ह्यूमन वांट्स जो है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती। एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू इमर्ज, मैंने आपको बताया एक पूरी होगी तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, दैट इज ऑल वांट्स आर नॉट इक्वल इंटेंसिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल, सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर। ये बात मैंने आपको अभी समझाई थी। कुछ वांट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ कम इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब सभी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखती। If all human wants had been equal importance, then it would have become impossible to make choices. अगर सभी इक्वल इंपॉर्टेंस की हो जाएं, तो चॉइस करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। चॉइस करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी। आगे आते हैं तीसरे वाले कारण पे। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज, कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। रिसोर्सेज को आप एक से ज्यादा जगह पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स, आप यहाँ देखेंगे रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ स्केर्स नहीं है, मतलब कमी नहीं है, बल्कि उनको एक से ज्यादा जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। It make choices among resources more important. For example, petrol is not used only on vehicles, but also for running machine, generator, etc. ये कह रहे हैं जो पेट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ व्हीकल के लिए यूज नहीं करा जाता, बल्कि उसको मशीन और जनरेटर को रन कराने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। मतलब गाड़ी में तो आप इस्तेमाल करते ही हो पेट्रोल, लेकिन उसको मशीन और जनरेटर में भी इस्तेमाल करा जाता है, तो वो अल्टरनेट यूज हो गया। तो इसका मतलब एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द अल्टरनेट यूजेस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। इसका मतलब इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कैसे अल्टरनेट यूजेस के अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां तक तो जितना मैंने पढ़ाया था ये मैंने आपको रीड करके भी यहां से दिखा दिया, नोट्स में अभी सेंड कर दूंगा सबको। तो बाकी का ना हम अगले में करते हैं कंटिन्यू, इतना इतना करके थोड़ा थोड़ा करके चलते चलेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी, डाउट अगर कोई नहीं समझ आया हो, कुछ कोई वर्ड या कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो मुझसे अभी, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक सबको इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी किसे कहते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के रीजन क्या है, बस इतना भी आपको करना है यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हो, सही है, ये लिखा जाएगा, ठीक है ना, इसको लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो फिर हाथ नहीं चलेंगे आप, समझ रहे हो ना, तो हाथ चलना जरूरी है हमारा। जो हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में तो है, लेकिन वो दिमाग से कॉपी में कैसे उतारना है, हमें अपनी आंसर शीट में कैसे उतारना है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। समझ गए ना मेरी बात? समझ तो आ जाता है, मैंने आपको लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया, आपको समझ आ गया, आपको पता भी है सब कुछ, आप सुना भी दोगे किसी को, लेकिन जब आप लिखोगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसी किसी को होती है, किसी को नहीं होती, किसी को होती है, वो वोकैबुलरी वगैरह की दिक्कत होती है। तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार, इसको हो सके तो अपने हाथ से ही नोट्स बना लेना, जितना पढ़ाया है सिर्फ इतने के नोट्स बना लेना, मैं हैंड रिटन वाला भी भेज दूंगा अगर चाहिए होगा तो। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, बंद करें? ठीक, ठीक है ना, तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके ना एक्स्ट्रा क्लास रख लिया करेंगे। जो मेन चलता है वो तो चले गई, जो चल रहा है तो पीछे पीछे का भी जिसका जो छूटा होगा वो दोबारा दोबारा से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बंद कर रहा हूँ मैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो ये बंद हो जाएगी फिर क्लास।